पिछली चर्चा में हमने दिल्ली की सत्ता यानी केंद्र सरकार को समझा था, लेकिन भारत सिर्फ दिल्ली तो नहीं है। भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। और ये सवाल ये अक्सर मन में आता है कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री की शक्तियां एक जैसी हैं, या फिर क्या राज्यपाल का पद महज एक सजावटी पद है। आज हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे, संविधान के भाग 6 में, जो अनुच्छेद 152 से 237 तक फैला है। इसे राज्यों का संविधान भी कहा जाता है। और एक अच्छी बात यह है कि अगर आपने हमारे साथ भाग 5 को समझ लिया है तो ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये भारत के संघीय ढांचे मतलब जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसका मूल है। संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर केंद्र और राज्यों के लिए एक जैसी संसदीय प्रणाली अपनाई, पर इसे सिर्फ एक नकल समझना वो एक भूल होगी। ये एक सोची समझी व्यवस्था है ताकि देश के किसी भी कोने में नागरिक को शासन का एक परिचित तरीका मिले। लेकिन इसी समानता के भीतर शक्तियों के बंटवारे के कुछ ऐसे पेच हैं जो भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी बहसों को जन्म देते हैं। तो चलिए इन्हीं पेचों को एक एक करके खोलते हैं। शुरुआत करते हैं राज्य के कार्यपालिका से और उसके संवैधानिक प्रमुख से, यानी राज्यपाल या गवर्नर। अनुच्छेद 153 कहता है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन असली कहानी शुरू होती है अनुच्छेद 155 से। ये कहता है कि राज्यपाल का चुनाव नहीं होगा, उनकी नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और यहीं से तो असल कहानी शुरू होती है। हाँ, नियुक्ति की यही प्रक्रिया राज्यपाल को सैद्धांतिक रूप से तो राज्य का प्रमुख बनाती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि, एक एजेंट बना देती है। और इसी दोहरी भूमिका में हितों का टकराव छिपा है, खासकर तब जब केंद्र और राज्य में अलग-अलग पार्टियों की सरकारें हों। हाँ बिल्कुल। और स्रोत में एक और महत्वपूर्ण वाक्यांश पर जोर दिया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। एक मिनट, प्रसाद पर्यंत, ये थोड़ा भारी शब्द है, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, इसका सीधा सा मतलब है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहें, और असल में जब तक केंद्र सरकार चाहे। लेकिन ये तो संविधान की संघीय भावना के खिलाफ नहीं है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख केंद्र की इच्छा पर निर्भर हो। इस पर संविधान सभा में बहुत गहरी बहस हुई थी। कुछ सदस्यों का मानना था कि राज्यपाल को चुना जाना चाहिए ताकि वो सीधे राज्य के लोगों के प्रति जवाबदेह हों। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर और बाकी लोगों ने तर्क दिया कि अगर मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों ही चुनकर आएंगे तो सत्ता के 2 केंद्र बन जाएंगे, टकराव होगा। हाँ, टकराव की स्थिति पैदा होगी। इसलिए एक संसदीय प्रणाली में जहां असली शक्ति चुनी हुई सरकार के पास है, वहां नाम मात्र के प्रमुख का नियुक्त होना ही बेहतर माना गया। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब असल में प्लेजर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। कि मतलब केंद्र सरकार उन्हें कभी भी हटा सकती है बिना कोई कारण बताए। बिल्कुल, और यही उनकी निष्पक्षता और स्वायत्ता पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। और शायद इसीलिए राज्यपाल के पद का इस्तेमाल कई बार राज्य सरकारों को अस्थिर करने के लिए भी हुआ है। हाँ, ये इस पद से जुड़ा सबसे बड़ा विवाद रहा है। सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग जैसी कई समितियों ने सिफारिशें भी की हैं। क्या सिफारिशें की हैं? कि राज्यपालों को हटाने के लिए एक तय प्रक्रिया होनी चाहिए और उन्हें उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा करने देना चाहिए ताकि वो बिना किसी दबाव के काम कर सकें। पर ये सिफारिशें अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हुई हैं। तो ये तो हुए नाम मात्र के प्रमुख। अब आते हैं राज्य की वास्तविक शक्ति पर, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद। अनुच्छेद 163 साफ कहता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। और अनुच्छेद 164 इस प्रक्रिया को लोकतंत्र से जोड़ता है। ये कहता है कि राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे। यानी शक्ति का असली स्रोत तो जनता का वोट ही है। बिल्कुल। तो अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये केंद्र की ही एक तरह से प्रतिकृति है। राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह है और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की तरह। इस रिश्ते में एक चेक इन बैलेंस का भी जिक्र है। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य बताया गया है कि वो प्रशासन से जुड़े सभी फैसलों की जानकारी राज्यपाल को दें। हाँ, और ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, ये एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। अगर मुख्यमंत्री जानकारी देने में आनाकानी करें तो ये संवैधानिक संकट का आधार भी बन सकता है। ये प्रावधान सुनिश्चित करता है कि राज्यपाल, जो राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं,
उन्हें पता हो कि उनकी सरकार क्या कर रही है। एक तरह से पारदर्शिता के लिए। पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों के लिए। तो मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास असली शक्ति है, लेकिन ये शक्ति आती कहाँ से है? ये आती है कानूनों से, और यहीं पर राज्य के विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर की भूमिका शुरू होती है। जैसे केंद्र में संसद है, वैसे ही राज्यों में विधानमंडल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और दिलचस्प अंतर है। वो है सदनों का। हाँ, वो अंतर है एक सदनीय और द्विसदनीय व्यवस्था का। भारत के ज्यादातर राज्यों में केवल एक ही सदन है, विधानसभा। लेकिन सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहां 2 सदन हैं: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यहाँ विधानसभा के साथ साथ एक विधान परिषद भी होती है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि आखिर कुछ ही राज्यों में ये दूसरा सदन क्यों है? क्या ये सच में जरूरी है या सिर्फ एक एक वित्तीय बोझ है? हाँ, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, कागज पर इसका उद्देश्य बहुत अच्छा है। विधान परिषद को राज्यसभा की तरह एक स्थायी सदन के रूप में डिजाइन किया गया है। इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसका मुख्य काम है विधानसभा द्वारा जल्दबाजी में पास किए गए कानूनों पर एक बार फिर से विचार करना, एक तरह से सेकंड ओपिनियन देना। और इसमें अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी तो आते हैं, है ना? हाँ, इसका एक उद्देश्य कला, साहित्य, विज्ञान जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी प्रतिनिधित्व देना है, जिन्हें राज्यपाल मनोनीत करते हैं। लेकिन हमें इसकी व्यावहारिक सच्चाई को भी देखना होगा। वो क्या है? असल राजनीति में ये अक्सर एक राजनीतिक पार्किंग लॉट की तरह भी इस्तेमाल होता है। राजनीतिक पार्किंग लॉट? मतलब जहां चुनाव हार चुके बड़े नेताओं को या पार्टी के खास लोगों को सदन में पिछले दरवाजे से जगह दी जाती है। अच्छा, समझ गई। इसीलिए कई राज्य इसे एक अनावश्यक खर्च मानते हैं। बिल्कुल, और इसे बनाने या खत्म करने की प्रक्रिया भी काफी राजनीतिक हो चुकी है। तो क्या इस दूसरे सदन यानी विधान परिषद के पास कोई असली शक्ति भी है? क्या ये विधानसभा के किसी फैसले को पलट सकती है? नहीं, पलट नहीं सकती। इसकी शक्तियां काफी सीमित हैं। एक सामान्य बिल को ये सिर्फ कुछ महीनों के लिए रोक सकती है, लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकती। और मनी बिल के मामले में? जहां तक धन विधेयक यानी मनी बिल का सवाल है, उसमें तो इसकी भूमिका लगभग शून्य है। मतलब ये राज्यसभा की तरह शक्तिशाली नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए इसे अक्सर एक विलंबकारी सदन या डिलेटरी चेंबर कहा जाता है, जो कानून को कुछ समय के लिए टाल सकता है पर उसे रोक नहीं सकता। समझ गए। तो हमने कानून बनाने वालों और उन्हें लागू करने वालों को समझ लिया। अब बात करते हैं शासन के तीसरे स्तंभ की, न्यायपालिका। राज्य के स्तर पर न्याय व्यवस्था के शिखर पर है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। अनुच्छेद 214 कहता है कि हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन यहाँ फिर एक दिलचस्प बात है, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, राज्यपाल नहीं। हाँ, हालांकि इस प्रक्रिया में भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल से सलाह जरूर ली जाती है। ऐसा क्यों? ये प्रावधान राज्य की न्यायपालिका को राज्य की राजनीति के सीधे प्रभाव से बचाने के लिए किया गया है, ताकि जज बिना किसी डर या पक्षपात के फैसले दे सके। ये भारत के एकीकृत न्यायपालिका के सिद्धांत को भी मजबूत करता है। अब यहाँ कुछ वाकई दिलचस्प है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में भी है। वो है अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट की रिट शक्ति। मैंने पढ़ा है कि कुछ मामलों में इसका दायरा सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा है। ये कैसे हो सकता है? ये एक बहुत ही शानदार बिंदु है। देखिए, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों मतलब फंडामेंटल राइट्स के हनन पर ही रिट जारी कर सकता है। अच्छा, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स? हाँ, लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है। किसी अन्य उद्देश्य? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कोई भी सामान्य कानूनी अधिकार। अगर सरकार की किसी कार्यवाही से आपके किसी भी लीगल राइट का उल्लंघन होता है, तो आप सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ओह! इसी वजह से इसका दायरा तकनीकी रूप से सुप्रीम कोर्ट से भी व्यापक माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य स्तर पर ही एक बहुत मजबूत कवच मौजूद है। बिल्कुल, हाई कोर्ट को राज्य के भीतर नागरिकों के अधिकारों का सबसे बड़ा और सबसे सुलभ रक्षक माना जा सकता है। और हाईकोर्ट के नीचे आती है हमारी अभिनस्त न्यायपालिका यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं हाईकोर्ट की सलाह पर। सही कहा। ये वही अदालतें हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट जिनसे आम आदमी का वास्ता सबसे पहले और सबसे ज्यादा पड़ता है। और ये सिर्फ नींव नहीं है,
ये वो जगह है जहां देश की 90% से ज्यादा न्यायिक प्रक्रिया होती है। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, यहाँ की धीमी गति या जजों की कमी का असर सीधे आम आदमी की न्याय तक पहुंच पर पड़ता है। जब हम मुकदमों के बोझ या तारीख पर तारीख की बात करते हैं तो हम असल में इन्हीं अदालतों की चुनौतियों की बात कर रहे होते हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम आज की पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये साफ है कि संविधान का भाग 6 काफी हद तक भाग 5 का ही एक राज्य स्तरीय प्रतिबिंब है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका ये ढांचा सुनिश्चित करता है कि पूरे देश में शासन की एक समान प्रणाली हो, लेकिन साथ ही राज्यों को अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार काम करने की आजादी भी मिले। मैं इसमें एक और गहरा विचार जोड़ना चाहूंगा। बताइए। संविधान ने ये ढांचा तो दे दिया, लेकिन राज्य स्तर पर असली राजनीतिक खेल उस महीन धागे पर टिका है जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच के रिश्ते को परिभाषित करता है। एक केंद्र का प्रतिनिधि है और दूसरा राज्य की जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें होती हैं तो इसी संतुलन का संघर्ष भारत की संघीय राजनीति को परिभाषित करता है। संवैधानिक पद और राजनीतिक वास्तविकता के बीच का यही तनाव असल कहानी है। बहुत सही। और इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हमने राज्यों की बात तो कर ली, लेकिन दिल्ली, लद्दाख या पुडुचेरी का क्या? वे ना तो पूरे राज्य हैं, न ही सिर्फ केंद्र का हिस्सा। वहाँ मुख्यमंत्री भी हैं और उपराज्यपाल भी। और खासकर दिल्ली में ये संघर्ष अक्सर खबरों में क्यों रहता है? ये व्यवस्था राज्यों से बहुत अलग है। इसी पहेली को हम अपनी अगली चर्चा में सुलझाएंगे जब हम समझेंगे संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश। और आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। संविधान ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच शक्ति संतुलन का एक ढांचा तो दिया है, लेकिन असल दुनिया की राजनीति में गठबंधन सरकारों का दौर या फिर केंद्र में एक बहुत मजबूत बहुमत वाली सरकार, ये चीजें राज्य के अंदर शक्ति के समीकरण को असल में कैसे बदल देती हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।